हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप पेपर अच्छे जा रहे हैं, आपके प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। चलो एक पेपर और हम लोग डिस्कस करेंगे आज, BPSC 114। ठीक है, ये वाला पेपर करेंगे हम। और भारतीय राजनीतिक विचार, इस पेपर को हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी बड़ा पेपर है और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 100 मार्क्स टोटल इसमें होने वाले हैं। जितने भी पेपर हैं इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये, और इसमें कोई सिर्फ आपको 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रो अपना। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सबसे पहले सामाजिक सुधारक थे और एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, खासकर महिलाओं की एजुकेशन पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय शिक्षा को सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण क्या मानते थे, साधन मानते थे। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो आधुनिक शिक्षा है ना, आधुनिक शिक्षा को खासकर वो इंग्लिश के लिए बात करते थे, इंग्लिश के लिए ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ी ही ऐसी भाषा है जो भारतीयों को एक वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता की ओर लेके जाएगी। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के सभी उनका एक प्रयास था कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और विद्यालय जो स्कूल हैं उनकी स्थापना करने में भी उनका काफ़ी योगदान था, क्योंकि स्कूल की स्थापना होगी तो ही एजुकेशन जो है हर एक लेवल तक, हर इंसान तक, हर वर्ग तक पहुंचने में संभव हो पाएगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, एक एक करके टॉपिक लिखते हैं सो दैट आपको आसानी रहेगी याद करने में। चलो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। पहला है आधुनिक शिक्षा का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय ने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा खासकर अंग्रेजी का समर्थन किया था। और उनका ये मानना था कि इससे भारतीयों की जो सोच है ना, वो वैज्ञानिक सोच बनेगी और आधुनिकता का ज्ञान प्राप्त होगा। आधुनिकता का ज्ञान प्राप्त होने का मतलब ये है कि तब तक देश में जो है हमारा इतना आधुनिकता की तरफ नहीं था, लेकिन अगर इंग्लिश वो पढ़ते, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते, अंग्रेजी जो कल्चर पढ़ते, तो इससे जो मोहन रॉय हैं उनका ये मानना था कि एक तो उनकी साइंटिफिक सोच होती, क्योंकि जब हम कुछ नया पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का, अलग अलग कल्चर के बारे में जब पढ़ते हैं तो सोच हमारी विकसित होती है। और आधुनिकता का ज्ञान प्राप्त होगा, इससे भी इसका मतलब ये है कि जो रिसेंट चीज़ें हो रही हैं, जो नई चीज़ें हैं, नया ज्ञान है, नई इन्फॉर्मेशन है, उनका भी उनको ज्ञान होगा, पता चलेगा। भारतीय संस्कृति और ग्रंथों का सम्मान। अंग्रेजी शिक्षा के तो वो पक्षधर थे ही, इसके बावजूद भी वो भारतीय संस्कृति और जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको भी पढ़ने के महत्व को भी वो समझते थे। उन्होंने एक वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज की भी उन्होंने स्थापना की थी, जहाँ पर मेन चीज़ ये थी कि वहाँ भारतीय और पश्चिमी शिक्षा दोनों की पढ़ाई होती थी। ठीक है, शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुँचाना। उनका ये मानना था कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए, और सभी के लिए होनी चाहिए, सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। सुलभ का मतलब होता है कि आसानी से सबकी पहुँच में हो। ठीक है, और एक तरह से ये भी था कि उन्होंने जो शिक्षा को हर वर्ग तक पहुँचाने का सिर्फ एक ज़रिया जो बनाया था, जो स्कूलों तक स्कूल बनवाने के एक रीज़न था, स्कूल बनाने का मतलब एक वो ज़रिया था स्कूल, ताकि एजुकेशन जो है वो हर वर्ग तक पहुंच सके। और उनका मानना ये था कि जो हर वर्ग तक होनी, सिर्फ उच्च वर्ग तक ही नहीं होनी चाहिए एजुकेशन, वो हर वर्ग तक होनी चाहिए, सबको मतलब शिक्षा मिलनी चाहिए। विद्यालयों की स्थापना, स्कूलों की स्थापना। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल स्थापित करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद धार्मिक सामाजिक सुधारों में शिक्षा की भूमिका। मोहन रॉय का ये मानना था कि शिक्षा जो है वो धार्मिक और सामाजिक दोनों ही सुधारों में महत्वपूर्ण साधन है। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया उन्होंने।
ठीक है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन भी किए, आवाज़ें भी उठाई। महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया उन्होंने महिलाओं के उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इसके साथ साथ उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1822 में एंग्लो इंडियन कॉलेज भी बनाया। फिर सती प्रथा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, और अन्य जो भी सामाजिक बुराइयां थी उन सब के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी उन्होंने। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन लिख देना आप अपना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? राजा राममोहन का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही भारत का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उत्थान संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है संस्थागत सक्रियता पर पंडिता रमाबाई के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। कि जो संस्थागत सक्रियता थी, संस्थागत मतलब जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ थी, उन पर पंडिता रमाबाई के उन्होंने क्या प्रयास किए थे उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, ये इन पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे हम। ठीक है, इंट्रो में लिखेंगे पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकार, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत प्रयास किए। उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे उसमें आप लिखेंगे कि आर्य महिला कॉलेज, एक तो आर्य महिला समाज, ठीक है, और शारदा सदन, ये दो चीज़ें हो गई। इन संगठनों की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आर्य महिला समाज और शारदा सदन। इसके बाद इनका काम क्या था? इनका काम था महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करना, आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण की वो बात करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुक्ति मिशन की भी स्थापना की थी। मुक्ति मिशन, इसका क्या काम था? इसका काम था जो वंचित महिलाएं थी ना, वंचित महिलाएं और लड़कियां, उनको आश्रय दिया जाता था और आश्रय देने के साथ साथ उनको शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण वो भी यहाँ पर मुक्ति मिशन में दिया जाता था। ठीक है, इतना सा आप लिख देना। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रयासों की। प्रयासों को एक एक करके बात करते हैं। पहला यहाँ पर आर्य महिला समाज 1882 में स्थापित किया था ये संगठन, और ये महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा और उनका सामाजिक सुधार, इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाता था महिलाओं को, इसलिए यहाँ पर आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी उन्होंने। फिर सेकंड था शारदा सदन। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शारदा सदन ये एक ऐसा संस्थान था जो मेनली जो उच्च जाति की और वो भी हिंदू, उच्च जाति हिंदू महिलाएं भी कौन? जो विधवा महिलाएं होती थी, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था, जहाँ पर उन्हें एजुकेशन दी जाती थी और एक शिक्षा के साथ साथ आश्रय दिया जाता था। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट लेंगे मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन की स्थापना कब की थी उन्होंने? 1896 में की थी। ठीक है, 1896 में जो अकाल पड़ा था ना, अकाल, उन दिनों की बात हो रही है। ये एक व्यापक संगठन हुआ करता था जहाँ पर अनाथ और विधवा, ठीक है, गरीब महिला, इनको आश्रय दिया जाता था, रहने की सुविधा दी जाती थी, खाने पीने रहने की सुविधा होती थी वहाँ पर, और उनको एजुकेशन दी जाती थी। एजुकेशन के साथ साथ जो एक व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिससे कि वो अपना कुछ काम कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, उस तरह की वो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर 1896 के दौरान जब अकाल पड़ा था, उस टाइम रमाबाई ने इस मिशन के माध्यम से, आप बता सकते हैं कि हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। अब इन सारे के सारे जो संस्थान हैं ना, इनके माध्यम से रमाबाई ने केवल महिलाओं को, उनको एजुकेटेड करने और सशक्त बनाने का काम किया था। इसके साथ साथ जो सामाजिक बुराइयां थी, ठीक है, सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी हुआ करती थी उस टाइम? मेन तो वो थी बाल विवाह हो गया,
ठीक है। बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह तो नहीं होता था, विधवाओं की दुर्दशा होती थी। ठीक है, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने महिलाओं को, उनका ये मानना था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए या स्वतंत्र होना चाहिए, उनको बनाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के उनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी। उन्होंने ट्रेनिंग दी भी उनको। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि उन्हीं के प्रयासों से भारत सरकार रमाबाई ने आयोग, जो उस टाइम आयोग बने थे अपने उसमें गवाही देते हुए उन्होंने महिला स्कूल निरीक्षक की नियुक्तियां और भारतीय महिलाओं को मेडिकल स्कूल, ठीक है, मेडिकल स्कूलों में प्रवेश के पक्ष में भी काफ़ी सारे उन्होंने तर्क दिए थे। उनकी जो सिफारिशें थे ना, उनका जो दूरगामी प्रभाव पड़ा था। और यहाँ तक कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने जब इनके बारे में सुना था, रमाबाई के बारे में, तो जिससे उनको लेडी डफरिन को महिला चिकित्सा आंदोलन की स्थापना करने के लिए भी प्रेरित किया गया था। तो ये कुछ उनके प्रयास थे जिनकी वजह से उनको जाना जाता है और एजुकेशन में उनको याद किया जाता है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि पंडित रमाबाई का जीवन जो है वो उपलब्धियों और उनका जो जीवन है वो और उनके जीवन और उनकी उपलब्धियाँ वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए शिक्षा को और ज़्यादा दृढ़ता से, सक्रियता से स्थापित करेंगी। उन्होंने जो स्थापित परंपराएं थी उन पर सवाल उठाना और वंचित जो समुदाय होते थे, विशेष रूप से महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए थे। ठीक, तो हम पंडित रमाबाई को एक वास्तविक अग्रणी के रूप में याद करेंगे जिन्होंने महिला समानता की बात की। ठीक है, महिला समानता, उनकी शिक्षा, उनका सामाजिक न्याय, ठीक है, इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो हमेशा पूछा जाता है आपसे, गांधी और कार्ल मार्क्स पर। ये तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ के ही जाना, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। इन पर पूछा जाएगा आपसे कुछ भी, या तो सिर्फ गांधी पर आ जाएगा या सिर्फ कार्ल मार्क्स पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो आपके लगभग आप ये सोच रहे हैं कि आपके 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो रहे हैं। गॉट इट? चलिए इसको देख लेते हैं कि गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों में उनकी समानता बतानी है, उन दोनों के विचारों में, इनके विचारों में, और उनमें जो असमानताएं हैं उसका भी तुलनात्मक विश्लेषण करना है। तो समानता असमानता दोनों बतानी है और उसका विश्लेषण भी करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो वही भूमिका में पहले हम लिखेंगे कि गांधी और कार्ल मार्क्स जो है वो दोनों ही सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के क्या थे, प्रबल समर्थक थे। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है, समर्थक थे। बट उनके विचारों और तरीकों में ना थोड़ा सा अंतर था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे। दोनों ही वर्गहीन समाज और शोषण मुक्त, ऐसा समाज जहाँ किसी का शोषण ना होता, इसकी स्थापना करना चाहते थे। बट गांधी जो है वो अहिंसा और ट्रस्टीशिप के माध्यम से, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसके माध्यम से क्या करना चाह रहे थे, समाज की स्थापना करना चाह रहे थे। वर्गहीन समाज, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाह रहे थे इसकी मदद से, माध्यम से। अब हम बात करेंगे इनकी समानता की, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानताओं की। सबसे पहले है वर्गहीन समाज की स्थापना। दोनों का ही अंतिम लक्ष्य था कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई भी वर्ग भेद ना हो, ठीक है, और ना ही कोई असमानता हो किसी भी तरह की, बल्कि सभी समाज में समान हो। ठीक है, गांधी अहिंसा और ट्रस्टीशिप के माध्यम से, जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो सर्वहारा वर्ग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के माध्यम से वो इस तरह के समाज की स्थापना करना चाहते थे। शोषण का विरोध, दोनों ही जो है वो पूंजीवादी, जो शोषण था, पूंजीवाद और शोषण के दोनों विरोधी थे। गांधी ने इसे क्या कहा था, आर्थिक विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग,
कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने इसे क्रांति के माध्यम से ख़त्म करने की बात कही है। मतलब जो शोषण की हम बात कर रहे हैं ना, शोषण जो है पूंजीवाद और शोषण के विरोधी थे दोनों ही। गांधी ये मानते थे कि आर्थिक विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग की मदद से इन चीज़ों को बढ़ावा देकर जो पूंजीवादी शोषण है उसको दूर किया जा सकता है, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो इसे क्रांति के माध्यम से, ठीक है, समाप्त करने की बात करते थे। हिंसा और अहिंसा का प्रश्न, गांधी हमेशा अहिंसा में विश्वास करते थे, हम सब जानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो हिंसा और क्रांति इनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के पक्षधर थे, वो ऐसा सोचते थे। फिर राज्य का अभाव, दोनों का मानना था कि अंतिम रूप से राज्य का अभाव होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्नताओं की। चलिए बात कर लेते हैं अहिंसा बनाम क्रांति, ये हम विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अहिंसा बनाम क्रांति का मतलब था कि गांधी जी का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो अहिंसात्मक तरीक़ों से लाया जा सकता है, जबकि कार्ल मार्क्स मानते थे कि क्रांति के थ्रू हिंसा को आवश्यक माना उन्होंने, कि क्रांति के ज़रिए क्रांति और हिंसा को मतलब वो इसके पक्षधर थे, ठीक है। आर्थिक विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण, गांधी जी ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करी थी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की थी, जबकि मार्क्स ने उत्पादन के जो साधन थे, ठीक है, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक लोगों का सामाजिक रूप से उनका स्वामित्व होना और केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था थी उसके पक्षधर थे वो। आध्यात्मिक बनाम भौतिकवादी, गांधी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, और धर्म में विश्वास रखते थे, जबकि मार्क्स एक भौतिकवादी थे और धर्म को क्या मानते थे, एक अफीम, ये उनका मानना था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते थे गांधी जी, ठीक है, जबकि मार्क्स जो है वो सर्वहारा वर्ग, जिसके हम ऊपर बात कर रहे हैं ना, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसमें विश्वास करते थे वो। फिर नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप वर्सेस निजी संपत्ति का उन्मूलन। गांधी जी जो है वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा को उन्होंने बढ़ावा दिया था, जिसमें संपत्ति का उपयोग जो है वो समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ये उनका मानना था। जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करते थे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे तुलनात्मक विश्लेषण। इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे कि गांधी और मार्क्स दोनों ही सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर थे, बट उनके दृष्टिकोण में जो कुछ मौलिक अंतर भी थे। गांधी सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसा, ठीक है, प्रेम और आध्यात्मिक मूल्य, इनकी वकालत करते थे, इन पर जोर देते थे, जबकि कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, कार्ल मार्क्स क्रांति, सर्वहारा वर्ग, ठीक है, वर्ग संघर्ष, इनके भौतिकवादी दृष्टिकोण को वो जानते थे। गांधी जो है वो ग्रामीण दर्शन जो है, गांधी जी का जो दर्शन था वो ग्रामीण, विकेंद्रीकृत और आत्मनिर्भर समाज का था, जबकि मार्क्स का दर्शन क्या था, औद्योगिक, केंद्रीकृत और वैज्ञानिक समाज, ठीक है, वो इसको मानते थे। गांधी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया, जबकि मार्क्स ने सामूहिक कार्रवाई और आर्थिक समानता पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिख देना कि गांधी का दर्शन एक नैतिक, आध्यात्मिक और अहिंसक क्रांति का था, जबकि मार्क्स का दर्शन एक भौतिकवादी, क्रांतिकारी और वर्ग संघर्ष पर आधारित था। तो ये हमारा तुलनात्मक विश्लेषण भी हो गया, हमने विभिन्नताएं भी कर ली यहाँ पर और दोनों में समानताएं भी कर ली। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन है हमारा, अम्बेडकर के वैचारिक झुकाव का अवलोकन कीजिए। अम्बेडकर पर भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ध्यान से करके जाना इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, उनके वैचारिक झुकाव के बारे में क्या विचार थे और उनके बारे में आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हम अपना भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, वो उनका अगर हम वैचारिक झुकाव के अवलोकन की अगर हम बात करें तो वे किस चीज़ के पक्षधर थे, सामाजिक न्याय के, समानता के और मानवाधिकार के प्रबल समर्थक थे।
उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था जाति व्यवस्था का उन्मूलन, कि जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। दलितों के अधिकारों की बात करते थे वो, ठीक है, दलितों के अधिकारों की रक्षा और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने एजुकेशन, पॉलिटिक्स और रिलीजन, इनके क्षेत्र में समानता स्थापित करने पर, समानता, ठीक है, इन पर उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम जो मेन बातें हैं उनके बारे में वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय और समानता। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसे ख़त्म करने की वकालत की। दलितों के अधिकारों की रक्षा, वो दलितों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज़ होते थे और उन्होंने उनके उत्थान के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने संविधान में दलितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की, ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने छुआछूत को भी, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, छुआछूत को क्या बोला, असंवैधानिक माना इन्होंने। शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण, अंबेडकर ने शिक्षा को दलितों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन माना। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास भी किए। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को समझा और दलितों को राजनीतिक रूप से संगठित करने की वकालत की कि उनको राजनीतिक रूप से संगठित रहना चाहिए। धार्मिक रूपांतरण, जब उन्होंने ये देखा ना कि हिंदू धर्म जो है वो दलितों को समानता के अधिकार नहीं दे रहे या सामाजिक समानता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की का फैसला किया, बौद्ध धर्म, ठीक है, और अपने अनुयायियों को भी ये ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। फिर है भारतीय संविधान में योगदान। ये सब हम सब जानते हैं, बताने की बात नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे समानता, न्याय और स्वतंत्रता, इनके सिद्धांतों पर आधारित किया था। ये मेन सिद्धांत थे संविधान के। फिर है लोकतंत्र और मानवाधिकार में विश्वास। वो लोकतंत्र और मानवाधिकार में उनका दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। फिर निष्कर्ष लिख देना, निष्कर्ष में लिखना कि अंबेडकर के विचारों का भारतीय समाज और राजनीति दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो विचार थे, उन्होंने केवल दलितों के जीवन को नहीं बदला बल्कि पूरे भारत में सामाजिक न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। बस इतना सा लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद पर क्वेश्चन आता है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बट यहाँ पर इन्होंने फ्रीडम, स्वतंत्रता पर इनके विचार पूछे हैं कि वो उनके क्या विचार थे। तो हमेशा की तरह हम पहले भूमिका लिखेंगे। थोड़ी सी भूमिका में आप बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद का एक कोट हुआ करता था कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि एक आंतरिक और आध्यात्मिक स्थिति भी है। उन्होंने ये कहा कि जो स्वतंत्रता है ना, ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जीवन, विकास और खुशियों की कुंजी है, इस तरह से वो बोलते हैं। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मानव विकास की एक अनिवार्य शर्त माना है, ठीक है, और समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर मिलने की बात कही है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला है। तो अब हम इनके विचारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट है स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार, ये ऐसा मानते थे। विवेकानंद का मानना था कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक रूप से उसे मिला हुआ है, जिसे किसी को भी बाहरी शक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता, किसी के भी द्वारा। आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही जोर दिया बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता, ठीक है, आंतरिक स्वतंत्रता यानी मन और आत्मा की स्वतंत्रता, ठीक है, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना। उनका ये मानना था कि जब तक व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो
वास्तविक जो रियल फ्रीडम है उसका अनुभव नहीं कर सकता। स्वतंत्रता और विकास, उनका मानना था कि स्वतंत्रता को विकास और खुशी के लिए आवश्यक माना। वो ये भी मानते थे कि बिना फ्रीडम के, स्वतंत्रता के, व्यक्ति और राष्ट्र का पतन निश्चित है। ठीक है। आत्मनिर्भरता, विवेकानंद ने स्वतंत्रता को आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा है। उनका ये मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र अगर कोई होगा ना, तो वो अपने भाग्य का फैसला खुद कर सकता है और अपने मामलों में, हर तरह के जो राजनीतिक मामले होंगे उसमें निर्णय जो है वो खुद ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश फ्रीडम होगा तो वो अपने निर्णय, अपनी नीतियाँ वो अपने आप बनाएगा। ठीक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। शिक्षा, स्वतंत्रता, विवेकानंद ने शिक्षा और स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। ठीक है, उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों, ठीक है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होंगे और समाज में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके बाद है सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता। विवेकानंद ने सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता को भी एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। उनका ये मानना था कि जब तक समाज में सभी के साथ सामाजिक न्याय और समान व्यवहार नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता जो है वो कभी भी नहीं मिल सकती। देन राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को भी स्वतंत्रता के साथ जोड़ा है। उनका ये मानना था कि एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण भी तभी हो सकता है जब उसके नागरिक कैसे हों, देशभक्त, ठीक है, देशभक्त हों और अपने देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हों। ठीक है, इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे, विवेकानंद जो है वो स्वतंत्रता को एक बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल राजनीतिक है बल्कि आंतरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी उसमें शामिल उन्होंने बताए। उन्होंने स्वतंत्रता को मानव विकास और खुशी के लिए एक आवश्यक माना और सभी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।